बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। बलीगुर रहमान नए गवर्नर पंजाब बन गए हैं। सदर मुमलिकत ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। पहले असम्बली मुस्तरद की थी, ये एक अलग बात है, लेकिन अब सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया है वज़ीर आज़म की एडवाइस पर। तो क्या पंजाब में जो सियासी बहरान है वो अब छटता हुआ नज़र आ रहा है? प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे बलूचिस्तान में हुए बल्दियाती इंतखाबात की, जहां पर तकरीबन निस्फ नशिस्तों का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया, जिसमें आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी है और सियासी जमातों में JUI फे सबसे आगे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे है, JUI से भी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहां पर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी को खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। तो PTI की तवक्कुआत के मुताबिक रहे बलूचिस्तान के जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, या बरक्स रहे। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे, गूंज है कि इसराइल के साथ जो ताल्लुकात की बहाली की बाज़गश्त है। एक वफ़द ने दौरा किया है इसराइल का, जिसके बाद ये कहा जा रहा है, PTI के चेयरमैन इमरान खान ने 4 सदा में वहाँ पर बात करते हुए ये कहा कि हुकूमत इसराइल से ताल्लुकात को बेहतर करने जा रही है। एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वक्त इसराइल का दौरा करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बाद में आज वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बताया कि PTV के एक एंकर को बरतरफ किया है। वो किसी NGO के तहत किसी वहाँ पर मीटिंग में या प्रोग्राम में शिरकत के लिए गए थे। हुकूमत का इस किस्म के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या कोई इस मामले में सदाकत है कि हुकूमत इजराइल से ताल्लुकात बेहतर करने जा रही है? अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा, इन तमाम तर मामलात पर डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंगी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब नामजद कर दिए गए। बाकायदा तौर पर सदर मुमलिकत ने समरी भी मंजूर कर ली है वज़ीर आज़म के एडवाइस पर। पंजाब में जो सियासी बहरान था उसके बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं आपको? अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से नहीं, मुझे ये छटते हुए नज़र नहीं आते। गो के इसमें आपको अब जो PMLN या की जो गवर्नमेंट है पंजाब की, या पंजाब के अंदर उनकी एक कोहेरेंट स्ट्रेटजी ज़रूर नज़र आती है। मिसाल के तौर पे कि गवर्नर आ गया, वज़ीर आला का इंतखाब हो गया, अब कैबिनेट बन जाएगी, उसके बाद जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनकी तरफ जाएंगे, तो उससे वो अपनी जो जो पंजाब असम्बली है उसकी तादाद को पूरा करेंगे, और फिर उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो यही इसको ऑगमेंट करेगी, इसका नंबर बढ़ाएगी, इसकी नफरी बढ़ा देगी PMLN की, अगर वो ज़्यादा सीटें जीत जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि PTI उनको इतनी आसानी के साथ मामलात को संभालने देगी या लेके चलने देगी। जिस तरीके से जो काम सेंटर में स्टार्ट हुआ, जहाँ पर के PTI ने और PMLN ने जाके अदालतों से रुजू किया, जब PTI ने मामलात को आगे नहीं चलने दिया सियासी तौर पर, और फिर अदालतों में जाना पड़ा। मुझे ऐसा ही वहाँ पे एक रिवर्स केस नज़र आता है, जहाँ पर अदालतों का असर रसूख बहुत बढ़ जाएगा। जहाँ अदालतों को आपके सियासी फैसले करने पड़ें, तो वो जमहूरियत बहुत ही, बल्कि होती ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी, वो जो हुकूमत है वो बहुत कमज़ोर हुकूमत होती है, जो कि एक लीगल डिक्री पे चल रही होती है। तो इस वक्त जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है और जो लाइकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, दोनों के ऊपर फेडरल डिक्री का साया हमेशा रहेगा। हमारी जो जमहूरियत, किसी भी मुल्क की जमहूरियत जो है, वो 2 चीज़ों की बुनियाद पे चलती है, नेक नीति पे और ट्रस्ट पे। जब भी आप किसी को ट्रस्ट देते हैं, और ये जो हुक्मरान आते हैं या जो MNAs MPAs आते हैं असम्बलियों के अंदर, ये एक ट्रस्ट की शक्ल में आते हैं, और जब ख़जाने की कुंजी दी जाती है इनके हाथ में, तो ट्रस्ट के तौर पे दी जाती है कि आप इस ख़जाने को, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे आवाम की भलाई के लिए और रियासत की आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जहाँ पर जब भी ये काम ना हो और वहाँ पर लोगों के अपने मफादात सामने आ जाएं, तो फिर ये मामला जब लड़ाई में, झगड़े में चले जाते हैं, तो अदालतों में जाना पड़ता है। याद रखें, ऐसे भी मुल्क हैं जहाँ पर जो आइन है वो लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन वहाँ रिवायत काम करती है, और वहाँ पर इतनी नेक नीति का अमल होता है, इतनी नेक नीति एंट्रेंच्ड है कि रिवायत को रिटेन करने के अंदर, मेंटेन करने में जमहूरियत को सस्टेन किया जाता है। हमारे यहाँ कवानीन लिख दिए जाते हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस लिख दिए जाते हैं, उसके बावजूद हम उनको नहीं अमल कर पाते, क्योंकि हमारी नीयत में खलल होता है। तो चूंकि नीयत दोनों तरफ के अंदर ठीक नहीं है, इसलिए मुझे कोई वहाँ पे भलाई नज़र नहीं आती। ठीक, सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं? सियासी बहरान के बादल पंजाब में छट रहे हैं। बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब बनाने की समरी जो है मंजूर कर ली है सदर ने। असल बात ये नहीं है कि पंजाब में बादल छट रहे हैं कि नहीं छट रहे।
असल बात यह है कि वफाक में तस्वर बदला क्या नहीं बदला, यहाँ पॉलिसी साजों का जहन में कुछ तब्दीली आई कि नहीं आई। मेरे ख्याल में तब्दीली आई है पॉलिसी साजों के जहन में। और वफाक में सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने पंजाब के गवर्नर की असम्बली को मंजूर कर दिया है, वो गोल भी कर सकते थे और 2-1 दिन के बाद नॉर्मली वो इलेक्ट हो जाते। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सदर ममलकत भी जो है बहुत सी बातों पे असम्बली को कबूल कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की असम्बलियों को कबूल किया है। ये मामूली बात नहीं है, वरना इसमें बड़ी अड़ी कर सकते थे, रुक सकते थे, तंग आ सकते थे। इसमें साथ ही एक पैरेलल खबर ये चल रही है कि तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी फैसले कर जी जी। रही है, वो कह रही है कि हमारे मेंबर क्यों बाहर रहे, हम असेंबली से क्यों बाहर रहे। और अगर हम ये कामयाब नहीं होते इलेक्शन कराने में और जोर देकर कोई बात बनती नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त कर रहे हैं, हम दूसरी कुव्वतों को कर रहे थे, लेकिन हमारा जो धरने से पहले यानी इस्लामाबाद आने से पहले एक तंतना था, एक रोक था, एक तमकनत थी, अब शायद वो बाकी नहीं रही। और अगर हमें सारा ये वक्त गुजारना पड़ा तो बेहतर है हम असेंबलियों में आए। तो एक थिंकिंग की चेंज अपोजिशन में पैदा हो रही है, एक थिंकिंग की चेंज पॉलिसी साजों में पैदा हो रही है। अब फैसला साज कह लें, पॉलिसी साज कह लें, हम तंग आ गए हैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, एस्टेब्लिशमेंट या फलां इस्तेमाल करते हुए। जी लगता है कि शायद पंजाब में भी नहीं बल्कि वफाक में भी अब असेंबलियाँ कुछ वक्त गुजारेंगी। मैं ये नहीं कहता कि पूरी मुद्दत पूरी करेंगी, लेकिन कुछ वक्त ज़्यादा गुजारेंगी। कुछ इक़दामात भी उन्होंने शुरू किए हैं। तो पंजाब में ज़ाहिर है कि ये बहुत एक तरह की अजीबो-गरीब सूरत हाल थी कि एक चीफ मिनिस्टर कहते थे, वो कहते चीफ मिनिस्टर वो नहीं है, वो है, वो कहते वो नहीं है, हमने तीसरे को चुना था और वो भी बैठे हुए थे, वो गवर्नर का ओहदे का हलफ नहीं उठा रहे थे, नया गवर्नर नहीं आ रहा था, एक क्राइसिस पैदा हुआ था। अब यकीनन ये स्मूथनेस तो आ जाएगी कि ये अपनी पार्लियामेंट मुकर्रर कर लेंगे, अपनी काबीना मुकर्रर कर लेंगे, काबीना हलफ उठा लेगी और फंक्शनिंग जिस तरह शुरू करना चाहती है करेगी। ये कितने कामयाब होते हैं हमज़ा लोगों को साथ लेके चलने में, लोगों को इकट्ठा रखने में। ये कहते हैं काबीना बनेगी तो उसकी मंजूरी के लिए नवाज शरीफ को भेजी जाएगी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि असल फैसले अब भी नवाज शरीफ के हाथ में हैं, हमजा के हाथ में है ना शहबाज शरीफ के हाथ में है। यानी ये तो हमारे तहरीक इंसाफ वाले तो कहते हैं ना कि बेटे को चलाने के लिए बाप जोर लगा रहा है। यहाँ मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो असल लीडर है इनका, जो असल इनका पैटर्न है, सारे कार्ड वो खेल रहा है। उसको मालूम है कि इस वक्त पॉलिसी साथ किस तरफ जा रहे हैं, उसको मालूम है कि सारी ताकतें जो मुल्क में काम करती हैं, जो स्टेक होल्डर है वो क्या सोच रहे हैं। ये एक अच्छी बात है और अच्छा होगा। बाकी शहजाद चौधरी साहब ने जहाँ तक कहा कि कोई अगर ये समझता है कि मामला स्मूथ हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, तो वो तो नहीं होंगे। वो लड़ाई अगर सड़कों से निकलकर असेंबलियों में आ जाएगी तो शदीद लड़ाई होगी और होती ठीक। रहेगी, वफाक में भी होगी, सूबे में भी होगी। हम जमहूरियत का परस्तार चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, असेंबलियों के अंदर बैठकर आप जितना लड़ना चाहते हैं लड़ें, लेकिन कोई मिलजुल के फैसले करें और फैसले मुल्क की बेहतरी के लिए करें। रजा रोमी साहब, आपको क्या लगता है बलीगुर रहमान साहब की जो गवर्नर बनने की समरी है वजीर आजम ने सदर मुमलिकत ने मंजूर की है, उसके बाद पंजाब में आपको लगता है जो इस वक्त सियासी बहरान था उसके बाद अब छट जाएंगे? जी, किसी हद तक तो बिल्कुल छटेंगे, क्योंकि अभी सबसे बड़ा मसला ये था कि वहाँ पे हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल नहीं हुआ था। गवर्नर साहब और सदर साहब जो हैं, सदर अलवी वो नए गवर्नर की तकर्रुरी नहीं कर रहे थे, तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो चुकी है इस बात को, और वहाँ पर काबीना नहीं बन सकी थी। अब उनकी कल नए गवर्नर की आमद के बाद एक नई काबीना भी तश्कील पाएगी और हुकूमत कम अज़ कम बन जाएगी। लेकिन जो अमूमी तौर के ऊपर पंजाब हुकूमत के मामलात हैं, उसमें कुछ कानूनी नुक्ते और पेचीदगियाँ ऐसी हैं कि जिनका फ़ैसला जो है वो अब बिल आखिर अदालतें और इलेक्शन कमीशन ही करेगा। वो देखना पड़ेगा कि वो आगे वो कैसे होगा। माजी में तो ऐसा हुआ, अगर आपको याद हो, 2008 से 2013 तक जो वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, वो कोर्ट के एक स्टे ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर वज़ीर आला थे। तो ये कोई इतनी बड़ी अचंभे की बात नहीं होगी कि अगर ये हुकूमत चलेगी और इस तरह चलती रहेगी। सारा मामला जो है वो मरकज़ से भी जुड़ा हुआ है कि मरकज़ में क्या हिकमत अमली होगी। अभी तक तो जो सारे पत्ते थे इमरान खान साहब के, वो खेल चुके हैं। चाहे वो जलसे जुलूस करना हो, एक लॉन्ग मार्च ले आना हो इस्लामाबाद में, अपने सदर लगाए हुए सदर और गवर्नर्स के ज़रिए नई हुकूमत को मफलूज करना हो, ये अब सारे पत्ते एक एक करके वो दिखा चुके हैं और ये चल चुके हैं। अब कोई नया ही तरीका ढूंढना होगा इनको जो है इक़्तिदार से बाहर करने के लिए या बाहर रखने के लिए। और रही बात ये आपका जो सवाल था कि
बुनियादी ये सवाल था कि ये हुकूमत जो है वो कितनी कमज़ोर और कितनी मुश्किल। देखिए पाकिस्तान में अब कोalition हुकूमतों का ज़माना है। अगर आप पिछली तमाम हुकूमतें देख लें, पिछली 4 हुकूमतें भी देख लें, तो वो तकरीबन कोalitions के तौर पर ही आगे आई हैं। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होती। मरकज़ में भी इसी तरह एक कोalition ही रूल कर रही है। इससे पहले भी कोalition रूल कर रही थी और पंजाब में भी इस वक्त जो है वो एक मिली जुली कोalition है। तो हमें ये भी सीखना होगा कि हमें कोalitions को एक्सेप्ट भी करना होगा, इनको चलने देना होगा और ये तस्लीम करना होगा कि अब ये नया तरीक़ाकार है हुकूमत साजी का भी और सियासत का भी। जी ठीक। मुर्तज़ा साहब, आप क्या समझते हैं, गवर्नर पंजाब की तकर्री के बाद पंजाब में सियासी बहरान के बादल छट रहे हैं? मैं नहीं समझता कि बहरान ख़त्म होने को आ रहा है। मुझे लगता है कि ये बहरान एक न एक शक्ल में बाकी रहेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि पीटीआई को खासी सुबकी हुई है और वो पीछे हटे हैं। उनके जो हरबे थे वो कामयाब नहीं हुए, बावजूद इस बात के कि इस मुल्क में पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी और जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स दोनों मौजूद रही है और इस वक्त भी मौजूद हैं। ये लगता है कि मामला लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रहेगा, लेकिन जो ज़मीनी सूरत हाल है वो इस वक्त फेवर कर रही है नून लीग को पंजाब में। अब वो काबीना भी बना लेंगे जैसा कि चौधरी साहब ने आपको बताया, लेकिन ये मामला ख़त्म होने को नहीं है। अब आज उन्होंने कहा है कि जी अगर हमें इस्लामाबाद के अगले धरने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी तो हमारे पास एक और प्लान भी है। कप्तान के पास हमेशा कोई ना कोई प्लान होता है, वो पहले भी कहते थे, लेकिन पहले भी जो उनके प्लान थे वो कामयाब नहीं हुए और जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला धमकियां दे रहे हैं वफाकी हुकूमत को, उसका कोई अच्छा नतीजा पीटीआई के लिए निकलने वाला नहीं है। ख़ुद पार्टी के अंदर खासे इख्तलाफात हैं जो खुल के सामने आए हैं। पंजाब के पार्टी से जो शिकायत है इमरान खान की और खैबर पख्तूनख्वा वालों को जो पंजाब से शिकायत है, तो ये एक तवील सिलसिला है। ये चीज़ें जो है वो मुस्तक़बिल करीब में आपको सामने आती हुई नज़र आएंगी और अगर इन्होंने इमरान खान ने ये फ़ैसला कर भी लिया कि हम वापस पार्लिमान में जाते हैं, तो उससे भी उनको कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। ये नहीं होने वाला कि इमरान खान कोई और तहरीक अदम एतमाद करके दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं इस मुख्तसर अरसे में, ये नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको लगता है जो सियासी बहरान है पंजाब में बरकरार रहेगा? जी, बहरान एक तरह से बरकरार रहेगा क्योंकि पीटीआई उनको नहीं मानेगी, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि इस हुकूमत को हटा सके। राइट, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बलूचिस्तान में हुए बल्दियाती इंतखाबात की और उसके बाद में जो अब नताइज सामने आ रहे हैं। ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने तकरीबन 1500 नशिस्तें अब तक जीत ली हैं, जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं और ये 1500 नशिस्तें 1750 जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं उसमें जीती हैं। बाकी JUI फेज सियासी जमातों में पहले नंबर पर है। सज्जाद मीर साहब, तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत के बरक्स से ही नताइज, रज़ा रूमी साहब पहले आप इसका जवाब देने पर। रोमी साहब जी रोमी साहब जी, देखिए बलूचिस्तान में हमेशा से ही सियासत जो है वो मुनक़सिम रही है और अभी भी है। वहाँ पे कभी भी कोई एक पार्टी जो है वो आगे अक्सरियत हासिल नहीं करती। मुख्तलिफ पार्टियाँ मुख्तलिफ इलाकों की अपनी अपनी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुताबिक वो वोट देते हैं और इस वक्त जो है ये जो नताइज आए हैं लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के, वो भी इसी चीज़ की जो है उसको कंफर्म करते हैं। बलूचिस्तान में हमेशा मिला जुला मैंडेट होता है, लेकिन यहाँ पर जो आज़ाद उम्मीदवारों का आगे आना है वो ज़रा एक नई इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। हमेशा से आज़ाद होते हैं उम्मीदवार असेंबली में भी अगर आप देखें ट्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी तादाद आज़ाद उम्मीदवारों की उभर कर सामने आई है। लेकिन साथ में ये भी इतलात आई है कि कुछ जगहों के ऊपर बहुत से हलकों में कैंडिडेट्स ही नहीं थे और या कम कैंडिडेट्स थे, इसलिए ये हो गया है आसान। कुछ बलूचिस्तान के अंदर जो दाखिली सूरत हाल भी है, टेंशन्स भी हैं, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कुछ सियासी जो तकसीम है उसका भी ज़ाहिरी बात है असर ये होता है
और ये भी मैंने इसके तफसील से नहीं देखा कि वोटर टर्नआउट क्या रहा था। वो भी एक कम अज़ कम मकामी इंतखाबात में वो एक बहुत अहम इंडिकेटर होता है कि किस हद तक लोगों ने मकामी हुकूमत के जो निज़ाम है उसमें शिरकत की है। और वो अब भाई जब तफसीलात आएंगी तो ज़रा उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बात हो सकेगी। बहरहाल ये एक अच्छा मुस्बत स्टेप है। और ये तमाम पाकिस्तान के सूबों में लोकल गवर्नमेंट्स कायम होनी चाहिए, बतवातर इलेक्शन होने चाहिए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ओवरऑल ये अच्छी बात है। मुझे आपके सवाल पे थोड़ी सी तशवीश थी। आपने अपने आगाज में कहा कि क्या पीटीआई की तवक्कुआत के मुताबिक आया है, तो ये सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ पीटीआई की तवक्कुआत ही क्यों है, बाकी पार्टियों की भी तो तवक्कुआत होंगी ना। पीटीआई सड़कों पीपीपी पर है की ना, भी इस वक्त एहतजाज कर रही है। इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरा नैरेटिव इस वक्त अवाम में मकबूल हो रहा है, आज़ादी के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। नहीं, देखिए ना जवाद, अब ये टाइम आ गया है कि मेरे ख्याल से सड़कों पे तो जो भी हो, ये टाइम आ गया कि हमें तमाम पार्टियों को एक लेवल के ऊपर ट्रीट करना चाहिए। और ये कोई एक खास जो मैं ना मानूं या एहतजाजी सियासत या लाडलेपन की सियासत जो है वो, उसको हमें तो कम से कम उसकी तरवीज नहीं करनी चाहिए। बहरहाल मैं यहाँ पे बात खत्म करता हूँ। ठीक, सोलंकी साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तवक्कुआत हैं बलूचिस्तान के बलदियाती इंतखाबात के नताइज उसके बरक्स हैं? मुझे नहीं पता कि उनकी क्या तवक्कुआत थी, लेकिन अगर उनकी तवक्कुआत थी कि वो कोई लैंडस्लाइड उनको मिलेगी तो उनको यकीनन मायूसी हुई होगी, क्योंकि किसी भी आप आज़ाद सहाफ़ी से, तज्ज़ियाकार से बात करें तो बलूचिस्तान में सिर्फ पीटीआई की नहीं, अक्सर जो सियासी पार्टियां हैं उनका जो असर व नफूज है अवाम के अंदर वो बहुत महदूद है। जब वहाँ जो अमन व आमा के जो हालात हैं उसमें जब तक बेहतरी नहीं आती और अमन व अमान सही तरह से कायम नहीं होता तो उस वक्त तक लोगों की जो सियासत में दिलचस्पी है वो उस इलेक्शन के हवाले से वो इतनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन उसके बावजूद मैंने जो फिगर्स देखी हैं वो कोई 55 से लेके 60% तक लोगों ने वोट दिए हैं कई इलाकों में। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मुझे हैरानी आज़ाद उम्मीदवारों की इतनी नहीं हुई जितनी एक खुशगवार हैरत हुई ग्वादर के इलाके में, जहाँ पर मौलाना हिदायतुर रहमान और जो खातून हैं उन्होंने एक तरह से क्लीन स्वीप किया है। ये एक तरह से एक अच्छा मॉडल है कि अगर आप लोगों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं और पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं तो उसका नतीजा जो है वो लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लाठियाँ और डंडे और टीयर गैस और बंदूकें लेकर आएँ। तो ये एक अच्छी बात हुई है ग्वादर के हवाले से। वैसे भी जो जुनूबी बलूचिस्तान है वहाँ साहिली इलाका, वहाँ पर तो कोई कबायली सरदार है नहीं, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात हुई। ठीक, शहजाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब दावा करते हैं पाकिस्तान के तूल अर्ज में उनका पैगाम पहुंच चुका है, आज़ादी के लिए लोग निकलने वाले हैं, लेकिन बलूचिस्तान के जो बलदियाती इंतखाबात के नताइज हैं वो कुछ और बता रहे हैं। पीटीआई की तवक्कुआत के बरक्स है सब। देखिए, सिर्फ पीटीआई नहीं, जिस तरीके से कहा गया, तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए लम्हा फिक्रिया है। पीटीआई और पीएमएलएन की जंग तो वैसे भी केपीके और पंजाब के अंदर है। बलूचिस्तान और सिंध तो बहुत सुकून में है, आराम से। हाँ, उनके अपने मसाइल हो सकते हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में जहाँ बैप पार्टी है और उनके साथ जो उनके मसाइल चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ना एन की पीटीआई से लड़ाई है ना पीटीआई की एन से लड़ाई नज़र आती है। इन इलेक्शंस के अंदर मेरा ख्याल है पीटीआई ने फिर 4-5 सीटें गालिबन ले ली हैं। ये जो इनके लोग हैं, इनके नुमाइंदे जो थे, मेरा ख्याल है पीएमएलएन की एक भी सीट नहीं, एक भी नहीं है। बिल्कुल। तो ज़्यादा परेशानी तो पीएमएलएन को होनी चाहिए कि उन्होंने अगली इलेक्शन, खासतौर पे अभी जब आ गए वफाक में भी और सूबे पंजाब के अंदर भी जो सबसे बड़ा सूबा है, और अगर उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर से अपनी कोई मेजॉरिटी को क्रिएट करना है तो फिर तो उनके लिए बहुत बड़ा ये लम्हा फिक्रिया। लेकिन कहने की बात ये है कि वो जो 60 से 70% या 55 या 60% जो टर्नआउट है बहुत ही रीअश्योरिंग है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इंडिपेंडेंट जो कि बहुत जीते वहाँ पर इंडिपेंडेंट ही जीते तो इसका मतलब ये है कि जो कि ये जो थी ना पार्टियाँ, कॉरपोरेट पॉलिटिकल पार्टीज बन चुकी हैं, कॉरपोरेट इंटरेस्ट बन चुके हैं। क्या वजह है? सबसे पहले उनको अपने किरदार पे देखना चाहिए कि क्या वजह है कि वो क्यों, उनके नुमाइंदे क्यों नहीं जीत पाते, आज़ाद उम्मीदवार क्यों जीत रहे हैं।
क्यों मेंगल साहब नहीं जीतते, क्या वजह है कि वहाँ पर बाकी लोग नहीं जीत पा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा इन पार्टीज़ को भी कुछ परेशानी होनी चाहिए। अब मेरा ख्याल है बलूचिस्तान अवामी पार्टी हालांकि हुकूमत में है, उसके बावजूद उसकी कोई दूसरी या चौथी पोजीशन, तीसरी पोजीशन आज़ाद आ रही। उम्मीदवारों के बाद जी जी आज़ाद के बाद JUIF, फिर ये और उसके बाद फिर PPP। तो ये है वहाँ पे लाइन अप जो है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि इनके लिए सब पार्टीज को सोचना चाहिए। और फिर हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में क्यों कोई एक उसका जो उसकी बलूचिस्तानी लोगों बलोचियों की सोच क्यों एक जगह पे इकट्ठी क्यों नहीं हो पाती है। बड़ी वाज़ेह चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल उस तरीके से अदा नहीं कर रही जिस तरीके से उनको करना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर है, ये सिर्फ PTI का फेलियर नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वहाँ का जो वोटर है उसने अपनी आवाज़ उठाई है और उसने बड़ा क्लियर मैसेज दिया पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि अगर आप अपना कॉन्डक्ट और अपना रास्ता और अपना तरीका नहीं बदलेंगे तो आप इसी तरीके के नताइज देखते रहेंगे। मीर साहब, बलूचिस्तान के लोगों ने इमरान खान की आज़ादी की दावत को ठुकरा दी है बलदियाती इंतखाबात के नताइज को सामने रखे तो? देखें, बलूचिस्तान के मामले में आप इस तरह के सवाल पैदा नहीं किया करें, सवाल हैं भी नहीं है। बलूचिस्तान का सूबा तो सभी ने राइट ऑफ किया होता है अपने दिल के अंदर। किसी को यकीन नहीं होता कि उसकी पार्टी वहाँ कोई वोट लेगी। वहाँ का एक खास सिस्टम है, उसे कबायली सिस्टम कह लीजिए या कह लीजिए कि वहाँ फैसला साज हुकूमतें ज़्यादा किरदार अदा करती हैं, कुछ कह लीजिएगा। वहाँ बलूचिस्तान के नताइज तो अपने अंदाज से, अपने डब से अलग तरह से आया करते हैं और इस तरह बटे हुए आया करते हैं। हाँ, अच्छी बात हुई है, किसी ने तज़किरा भी किया है कि हिदायतुल्लाह और उनके साथी जो हैं वो वहाँ कामयाब हुए हैं। अगर इस तरह की माजी में भी होता है, बलूचिस्तान में कुछ पॉकेट्स पैदा होती रही हैं जहाँ लोगों के नुमाइंदे आते, बाकी बलोच आते रहे हैं, दूसरे लोग आते रहे, तो इस तरह की अगर सूरत हाल पैदा होती है तो वो तो एक पॉजिटिव बात है कि ट्राइब से हटकर, दूसरे मामलों से हटकर आप वोट लेते हैं। लेकिन बलूचिस्तान की जो हैत है, वहाँ इलेक्शन का, वहाँ जो मामलात हैं वो बिल्कुल दगड़गू हैं, बिल्कुल अलग से हैं, बिल्कुल मुश्किल हैं और उनको इस तरह परखना आसान नहीं है। अगर PTI ये सोचती थी कि उसे वहाँ सीटें मिलेंगी तो गालबन उसका वो इस बात पे सोचती होगी कि बाप पार्टी या बाप का बाप भी जो है वो उनके साथ है। PTI को मालूम है कि अब वो कुव्वतें जो बलूचिस्तान में फैसला कुन किरदार अदा कर सकती हैं वो उनके साथ नहीं है, और जब उनके साथ नहीं है तो उनको क्यों वोट दिलाएंगी। तो ये तो उनके लिए कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं है। वहाँ दो एक जमातें हैं जो अपना रोल अदा करती हैं। ये इनकी JUI का कुछ असरात हैं कुछ इलाके में पहले ट्राइबल असरात हुआ करते थे, कुछ वो टूटते हैं, कुछ अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा होती है। एक इलाका है जिस पर हर आदमी का अपना असर है और वो अपने असर के तहत कुछ लोगों को लेकर आता है। लेकिन जिस तरह की एक हैत बनी है आज़ाद उम्मीदवारों की, इससे हमें सोचना चाहिए कि बलूचिस्तान का फ्यूचर जो है, अगर वो आज़ाद उम्मीदवारों पर ही उसका मुनसर कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि पार्टियां जो हैं वो तो ट्राइब्स की नुमाइंदगी कर रही हैं वहाँ, वो कहाँ पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं। कम अज़ कम आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उससे बेहतर सूरत हाल में कोई नक्शा पेश कर सकेंगे और ज़र तकसीम कर सकेंगे। हालांकि आज़ाद उम्मीदवार भी एक तरह के ट्राइब्स के नुमाइंदे होते हैं और उनको बयान करते हैं। वो इसलिए आप पार्टी में नहीं आते, वो कहते हैं कि कौन क्या जाने कि किस पार्टी को चहेता समझ लिया जाए और उस पार्टी में जाना मुफीद साबित हो और किस पार्टी में रहना मुफीद साबित ना हो। इसलिए ये जो आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब जिनका हुआ है वो मतलब यही है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल जिस तरह सयाल थी, फ्लूइड थी, उस तरह ही है और इस तरह ही रहेगी फिलहाल। राइट, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद बात होगी इजराइल के साथ जो ताल्लुकात की बहाली की बाज़गश्त है, इस पर डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत की इजराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली की बाज़गश्त है, इसमें कोई सदाकत नजर आती है आपको रज़ा रूमी साहब? ये कोई सदाकत नहीं है। पहले भी अगर आपको याद हो, जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में भी इसकी बातचीत हुई थी, बल्कि खुर्शीद कसूरी साहब जो उस वक्त अहम ओहदे पर फाइज थे, उनकी मुलाकातें भी हुई थी, बाद में भी आता रहा। पिछले अब ये जो हालिया सालों में जो मुख्तलिफ इस्लामी दुनिया के ममालिक हैं जिनमें UAE शामिल है और दीगर कुछ गल्फ़ की रियासतें हैं, उन्होंने जब इसराइल को तस्लीम किया तो एक पूरी वेव चली, एक पूरी इसके ऊपर बाकायदा
जो है बैक चैनल पर बातचीत हुई मुबैना तौर पर, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अभी तक जो है उसको तस्लीम नहीं किया इसराइल को। और सऊदी अरेबिया का जो रिपोर्ट्स थी, इतलात थी कि उनका ये ख्याल था कि जो दो बड़े इस्लामी ममालिक हैं पाकिस्तान और इंडोनेशिया, पहले वो तस्लीम करें तो फिर सऊदी अरेबिया उनको वो करेगा रिकग्नाइज। लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको मालूम ही है कि इसके ऊपर एक ब्रॉड कंसेंसस है कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता, फ़लस्तीनियों के हकूक़ जो सलब हो रहे हैं वो उसमें कमी नहीं आती, उनकी ज़मीन, उनकी जो घर है उनको नहीं वापस मिलता, उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं एक्सेप्ट करेगा इसराइल को। तो ये बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कह दी और भी मुख्तदर हलकों की तरफ से भी ये बात आ गई। अभी ये जो कुछ मुलाकातें हुई हैं ये तो एक प्राइवेट कैपेसिटी में, और ज़्यादातर जो लोग एक्सपेट्रिएट या ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्हें कहा जाता है, और वो उनकी अलग एक नज़रिया और सोच होती है, वो उस ज़िमन में शायद वहाँ पे गए थे। लेकिन चूंकि आपको पता है कि खान साहब का तो काम ही ये है कि जो असली मसले हैं और असली जो उस वक्त मुल्क को चैलेंजेस हैं उनसे तवज्जो हटाकर नॉन इश्यूज़ की तरफ लोगों को वो हाँका जाए भेड़ बकरियों की तरह। और यही हुआ, आपने देखा कि मुल्क जो है वो बैंकरप्सी के दहाने पे पहुंचा हुआ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ नहीं रही, आम आदमी का जीना तो भर हो रहा है। बजाय इसके कि पार्लियामान में बैठ के पार्लियामान को मजबूत करें, इदारों को मजबूत करें, अब नया पहले अमरीकी साजिश का ख़त का पूरा ड्रामा खेला गया। अब आज उन्हीं के सदर ने भी अमरीकी साजिश के तहत जो है नए गवर्नर की तकर्री कर दी है, तो अब उनको नई साजिश मिल गई है। ये करते रहेंगे खान साहब, इनका काम ही है, उनकी सियासत का महवर ही इसी तरह का नॉन इश्यूज़ है, पॉपुलिस्ट जिन्हें कहा जाता है, वो चीज़ें जो हेडलाइन की ज़ीनत बनती हैं, 7 से 11 के टॉक शो का सब्जेक्ट बनता है और जिस पे हुकूमत वक्त पर इल्ज़ाम तराशी आसान हो जाती है, वो उसी की तरफ रहेगा उनकी तवज्जो। इसके ऊपर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी बड़ी क्लियरली आज इसके ऊपर बात कर दी है। जब पाकिस्तान की पार्लियामान, पाकिस्तान की हुकूमत, दफ्तर खारजा और सारे लोग, एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस वक्त कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही, ना कोई इरादा है, तो फिर उसके ऊपर क्यों की जाए। ये अलग एक बात है कि पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल में व्यू होना चाहिए इसराइल के ऊपर, इसके ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए। इसके ऊपर एक कमेटी बना के उसके हवाले करें, वो अपनी सिफारिशात बना के पार्लियामान को पेश करें, हुकूमत वक्त को करें, एक प्रॉपर जमहूरी तरीके से एक डिबेट हो। ये तो नहीं कि आप जो है वो जलसों में इल्ज़ाम लगा दें, बाद में लोग उसकी सफाइयाँ दें और बस चूरन जो है वो बिकता रहे। तो ये कुछ ऐसा ही मामला है। ये चूरन और ट्रक की बत्ती का एक अच्छा, वो क्या उसे कहना चाहिए, मलगूबा है। जी ठीक। सोलंकी साहब, आपको क्या लगता है, कुछ सदाकत है? ये तो खबरें गर्दिश कर रही हैं आजकल। नहीं, मैं रजा से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। ये खान साहब मुख्तलिफ ट्रक की बत्तियां जो है वो ईजाद करते रहते हैं। उनको जब ये ख्याल आ गया कि उनकी हुकूमत जा रही है, तो फिर जैसे उन्होंने वो गैर मुल्की साजिश का बनाया एक ट्रक की बत्ती, फिर जी वो मुझे कत्ल करने की कोशिश हो रही है, तो जी मेरी जान को ख़तरा है, तो फिर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। तो अब ये इस तरह की बातें इसराइल के हवाले से ट्रायल बलूनिंग होती रहती है मुख्तलिफ वक्तों में। आप याद करें कि कुछ तजियाकार, जिनमें कुछ दिफाई तजियाकार भी हैं, वो बाकायदा इसके लिए मुहिम चलाते रहे हैं, और यहाँ तक कि वो इसराइली टीवी पे जाकर उन्होंने इसकी हिमायत में बात भी की है। लेकिन मैं रजा की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जब तक पाकिस्तान के अंदर इस पे कोई वसी इत्तेफाक राय नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान के कौमी मफाद में क्या है, तब तक इस तरह का कोई इम्कान नहीं है। और जो फ़लस्तीनियों के लिए पाकिस्तान के अंदर जो जज्बात हैं, जो उनके साथ सहूनी रियासत ने मजालिम किए हैं, जो नस्ल परस्ती की है, जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को ठुकराया है, तो उसमें ये आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये कोई संजीदा कोई मामला है नहीं, इस तरह की कोई चीज़ होने वाली नहीं है। ये एक ट्रक की बत्ती है। राइट। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, इजराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली की बाज़गश्त है, कोई सदाकत है इसमें? देखिए, जब रज़ा रूमी और मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपको ये एश्योरेंस दे देते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही, तो फिर तमाम पाकिस्तानियों को आराम से सुकून से बैठ जाना चाहिए कि वाकई ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और क्योंकि अगर कोई, मेरे ख्याल में एक
जिसे कहते हैं ना कि लिबरलिस्ट सोच और लिबरलिस्ट फॉरेन पॉलिसी के कुछ लोगों में से अगर मैं शुमार करूं तो गालिबन इन दो को बहुत प्रोग्रेसिवली मैं देखता हूं। प्रोग्रेसिव थिंकर्स हैं, प्रोग्रेसिव दानश्वर हैं जो कि गालिबन इस चीज़ में अगर कोई ऐसा मसला हो, मामला हो तो सबसे आगे होंगे। तो उनका ये कह देना बहुत मायने रखता है। देखिए, ये जो चूरन है या ये जो ट्रक की बत्ती है, ये कुछ अर्सा पहले बेचारे जुल्फी बुखारी के पीछे भी लगा दी गई थी, और वो जुल्फी बुखारी फिर वो कभी तक वो सफाइयाँ दे रहा है कि मैं ना गया, ना कोई आया, ना कोई वज़ीर वहाँ से वज़ीर दिफा पहुँचा, ना उनका कोई मोसाद का चीफ आया इस्लामाबाद में। तो ये चीज़ें तो मेरे ख्याल में वाज़ेह होनी चाहिए कि ये हमारे यहाँ ये शोशे और ये ट्रक की बत्ती और ये चूरन हर वक्त चलता ही रहता है। वाज़ेह तौर पे कह दिया गया कि पाकिस्तान का असूली स्टांस है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले के ऊपर दुनिया इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ है, और जब तक दुनिया इस्लाम मुकम्मल तौर पर अपने आप को इसराइल के बारे में और इसराइल के अपने रवैये में तब्दीली नहीं आती, ख़ासतौर पर फ़लस्तीनियों के बारे में, उस वक्त तक पाकिस्तान को भी कोई मजबूरी और कोई जल्दी नहीं है। हैविंग सेड दैट, मैं एक और चीज़ से भी हम अपने आपके प्रोग्राम की वसातत से वाज़ेह करना चाहिए कि पाकिस्तान के इसराइल के साथ रियासती तल्लुकात, तिजारती तल्लुकात, कोई ऐसे तल्लुकात जो कि इस किस्म के होते हैं वो नहीं हैं, हम कर ही नहीं सकते। लेकिन ज़ाती तल्लुकात, ऐसे तल्लुकात जो कि हमारे डुअल नेशनल्स विज़िट करना चाहते हैं, जेरूसलम को मिसाल के तौर पे, चाहे वो जॉर्डन के रास्ते जाएँ, चाहे वो तल अवीव के रास्ते जाएँ, वो अभी भी जाते हैं, वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं। और कई इजरायली जो हैं वो अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं, उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात हमारे लोगों के हैं, वहाँ स्कूलों में इकट्ठा पढ़ते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटियों में इकट्ठा पढ़ते हैं, उनके साथ बातचीत है, उनके साथ दोस्तियाँ हैं। तो ये मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता ज़ाती दुश्मनियाँ लेके हम चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत का एक प्रिंसिपल है, एक उसूल है, एक उस उसूली बुनियाद पे एक पॉलिसी है जो कि हमेशा से रही है और हमेशा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम हुकूमतों के बीच में से चल के रहेगी। तो मैं नहीं जानता कि कौन सा ऐसा डिफेंस एनालिस्ट था जो कि इतनी बेवकूफ़ी वहाँ पे करने चला गया। मुझे एक दो का तो अंदाज़ा है, लेकिन वो डिफेंस एनालिस्ट नहीं थे, वो सुलंगी साहब के अपने बरादरी से उनका ताल्लुक था। लेकिन अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात जाके कर सकता, अगर किसी ने की है तो हमाकत की है। जी मीर साहब, आपको क्या लगता है, कोई जो बाज़गश्त चल रही है इस वक्त इजराइल के साथ ताल्लुकात की, कोई सदाकत है इसमें? असल में ये तो सारे बिल्कुल सब ठीक कह रहे हैं, सारे सब लोग ठीक फरमा रहे हैं। ये तो सब ऐसी काइट फ्लाइंग है जो हम कर रहे हैं कि ताल्लुकात कायम किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं। बातें तो होती रही हैं, बातें तो पिछली हुकूमत के ज़माने में भी होती रही कि जहाज़ आया, वो जॉर्डन पहुंचा, जॉर्डन से उड़ा, इस्लामाबाद आया, वगैरह वगैरह, वहाँ खड़ा है, ये सब अफवाहें उड़ाई गई, और भी बहुत सी बातें कही गई, राब्तों की तज़किरा आता रहा। इससे पहले खुर्शीद कसूरी जो है वो बाज़ाब्ता कह चुके हैं, लिख चुके हैं, बाज़ाब्ता लिख चुके हैं कि उनकी तुर्की में इसराइली वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात कराई गई थी, कि मुलाकात हुई थी, राब्ते कायम किए गए थे। और इसके पहले ज़ियाउल हक़ के ज़माने में, वो तो एक रिजिड किस्म का आदमी था, उसके ज़माने में जब कहा गया कि अफ़गान वार के लिए अगर इसराइली असरा आ जाए तो उसे कोई इतराज़ तो नहीं होगा, उसने कहा जब तक उस पर स्टार ऑफ डेविड नहीं होगा वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। पता नहीं रियासत की सतह पर हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या नहीं करते हैं। अब जो F-10 तैयारे, J-10 तैयारे जो चीन में तैयार हो रहे हैं, उसमें कुछ कलपुर्जे ऐसे हैं जो गालबन इसराइल में तैयार हो रहे हैं, और हम तक कैसे पहुंचेंगे, क्यों कर पहुंचेंगे, मैं कुछ नहीं जानता। रियासतों के अमूर से मैं वाकिफ हूँ, लेकिन हमारी एक बिल्कुल एक खुली हुई पॉलिसी ये है, जो आगाज ही में कह दिया गया था लियाकत अली खान ने कि अगर अरब ममालिक भी तस्लीम कर लेंगे तो मैं तस्लीम नहीं करूँगा। फिर पाकिस्तान ने ये पॉलिसी इख्तियार की कि शहजादा सलमान ने जो पॉलिसी, जो बाद में हुक्मरान है, वो पॉलिसी इख्तियार की थी, ये कहा था कि वो इसराइल ये कर ले तो हम उसे तस्लीम कर लेंगे। उन्होंने कहा जब अगर सऊदी अरब कर लेगा तो हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन सऊदी अरब का भी कहना है कि जब तक पाकिस्तान और इंडोनेशिया नहीं करते, वर्ज किया अब जिसका तस्करा किया गया, मतलब ये है कि जब उम्मा की मेजॉरिटी इस बात की कायल नहीं होती कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, हम तस्लीम नहीं करेंगे। और ये मसला आज का नहीं है, मैं हमेशा कहा करता हूँ कश्मीर का मसला और फ़लस्तीन का मसले, ये दो मसले ऐसे हैं कि जो उस वक्त भी ताज़ा और ज़िंदा थे जब इकबाल ज़िंदा थे। इकबाल ने इनका तस्करा किया है, मुफ्ती अमीनुल हुसैनी से अपने रवाबत का हवाले दिए हैं। ये सारी बातें जो हैं एक तारीख है, तारीख का हिस्सा है। आसानी के साथ पाकिस्तान की राय आमा को हमवार करना या इंडोनेशिया के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक मेजॉरिटी उम्मा को हमायत में लाना आसान नहीं है। सऊदी अरब देखें,
यूएई अगर गया होगा तो सऊदी अरब से पूछे बगैर नहीं गया होगा। लेकिन यह है कि सऊदी अरब भी इस बात को हिम्मत नहीं कर सकता कि वो उस वक्त तक, जब तक कि पाकिस्तान के लोग, आप 100 कह लें रिजिड लोग होंगे या जैसे भी होंगे, जब तक ये नहीं मानते वो उसको तस्लीम करें। और ये भी बात मैं कहता हूँ जी कि माजी में भी ने रवाबत कायम किए थे, जो सिर्फ एनजीओज के लेवल पे नहीं थे, कुदरतुल्लाह शहाब भी गए थे, पता नहीं क्या क्या होता रहा, मुल्कों के दरमियान क्या होता, क्या सियासत है क्या नहीं है। लेकिन फिलहाल इस किस्म का कोई इम्कान कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, मुझे बहुत दूर का इम्कान दिखाई। ठीक। अच्छा, एक और सवाल प्रोग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। मीर साहब, पहले आप इसका जवाब दे दें। इमरान खान साहब दोबारा इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं इस बार कोई रोक भी नहीं सकेगा। कोई मुश्किलात पैदा कर सकेंगे हुकूमत के लिए इस बार? वो इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहे हैं या असेंबली में जाने की तैयारी कर रहे हैं, पहले ये तो तय कर लें। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब उनकी पार्टी के अंदर खासी मुखालफत हो रही है। मैंने आगाज में ये कहा था जी जी कि सदर अली ने अगर अब गवर्नर की बात मानी है, अगर इलेक्शन कमिश्नर कर दी है, तो मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर ही थिंकिंग पैदा हो रही है। पार्टी ने ये एडवेंचर करके देख लिया है। और इमरान खान का जो ख्याल था कि लोग उठेंगे और उठकर धड़ाधड़ यहाँ पहुंचे। अब भी आज भी मैं एक महफिल में था जहाँ बहुत लोग जज्बाती थे इमरान खान की हमायत में, लेकिन मुझे यकीन है कि ये नौजवान बातें तो करेंगे, लेकिन मैदान में निकलना आसान नहीं हुआ करता। हम वो इनकलाबी अभी नहीं बने कि यहाँ ये वो इनकलाब नहीं है जिसके लिए लोग जान हथेली पर डालकर निकलाया करते हैं। बहुत लोग मोहताज भी हैं। देखिए, ये एक मिडिल क्लास का, एक प्रोफेशनल्स का, एक यूथ का, एक औरतों का एक इनकलाब अगर है तो चेंज है वो है। और वो क्लास जो है वो एक खास तरह से सोचती है, खास ढंग से सोचती है। उनका ये भुट्टो के साथ जो थे ना, वो लोअर क्लास थी। इनके साथ उस तरह की लोअर क्लास का होना अभी जरा दूर की बात नजर आता है। ये सोचने समझने वाले लोग हैं, और सोचने समझने वाले लोग जो होते हैं ना, अपने मफादात का ज्यादा ख्याल रखते हैं और ज्यादा उसकी नजरियाबानी करती हैं। और अब अगर इमरान खान में भी ये थिंकिंग पैदा हो गई है कि असेंबली भी जाया जाए, पार्लियामेंट को आबाद किया जाए, जहाँ वो तब्दीलियाँ अब एक्सेप्ट की जा रही हैं सदर की तरफ से, जो माजी में नहीं की जा रही थी, तो सोचना चाहिए कि शायद हमारी सियासत बदल रही है और पॉलिसी साजों ने भी अब दूसरे इशारे देना शुरू कर दिए। राइट। रोमी साहब, आपको क्या लगता है? खान साहब कह रहे हैं वो इस्लामाबाद आएंगे, आपको रोक नहीं सकेगा। कोई मुश्किलात, कोई परेशानी पैदा करेंगे हुकूमत के लिए? देखिए, बात ये उन्होंने ये साथ में ये भी कहा, पूरी बात करें ना, उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ दे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ जैसे उनको मिला, लास्ट मिनट में मिला, उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब अपना जो है वो टैक्टिक्स सारे इस्तेमाल कर चुके थे। तो खान साहब को ज़ाहिर बात है कि खान साहब को देखिए ना, बात यह है कि हुकूमत के लिए बिल्कुल वो टफ टाइम दे सकते हैं अगर वो आके बैठ जाएंगे। जैसे 2014 में उन्होंने हुकूमत को चलती एक फंक्शनल हुकूमत को मफलूज कर दिया था, तो बिल्कुल वो ये कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं अभी तो। लेकिन बात ये कि अभी हालात और सितारे जो हैं वो उनके गर्दिश में हैं, क्योंकि आज वो उनको सपोर्ट हासिल नहीं है जो उनको 2014 में जो है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर जो है सेक्शंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट से उनको एक तायीद या कम अज़ कम एक खामोश हिमायत हासिल थी। आज वो नहीं है। आज जो इदारा है वो बार बार ये कह चुका है जी हम इसमें सियासत में न्यूट्रल हो गए हैं, हम किसी की साइड पर नहीं है, और ये बड़ी खुशाइन बात है। तो इन हालात में तो खान साहब को बड़ा मुश्किल है वो करना। और सुप्रीम कोर्ट भी जाहिर बात है इस बार तो उन्होंने उनको काफ़ी रिलीफ दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको ये गवर्नमेंट को और कैपिटल को मफलूज नहीं करने देगी, और हुकूमत का खुद इसके बारे में बड़ा वाज़ेह स्टांस है। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये उस तरह से होगा, अनलेस कि अगर आने वाले हफ्तों और महीनों में कुछ काया पलट जाए। उसका मैं नहीं कह सकता, पाकिस्तान में सियासत जो है वो मौसम की तरह बदलती है, लेकिन फिलहाल तो कोई इसकी उम्मीद नहीं है। ये फिलहाल जो है वो बढ़ गई हैं। जी सोलंकी साहब, आपको भी भड़के लगती हैं या इस बार इमरान खान साहब हुकूमत को मफलूज कर देंगे, मुश्किलात पैदा करेंगे? देखें, सुप्रीम कोर्ट में खुद जाकर इन्होंने अपने हाथ बांध दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फैज़ाबाद धरना है उसके जो फैसला है उसको उन्होंने ख़त्म नहीं किया, और जो पुरअमन जलसे की जगह देकर और ये कह के कि वो जलसा करके चले जाएं, तो उसके बाद चेयरमैन इमरान खान अगर चेयरमैन माओ ज़ेतुंग बनना चाहते हैं तो उसका कोई इम्कान नहीं है। वो लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता, वो फिदेल कास्त्रो नहीं बन सकते, वहाँ आके कोई बड़ा जलसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
किसी इलाके में कुछ अरसे के लिए बैठ भी सकते हैं, लेकिन उससे रियासत के अमल दखल पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अगर वो पार्लियामान के अंदर आएंगे और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने की कोशिश करेंगे तो उससे मुल्क को फ़ायदा होगा, लेकिन वहाँ वापस आकर भी वो कोई तहरीक अदम एतमाद करके इस हुकूमत को घर भेजने की सलाहियत नहीं रखते। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, इमरान खान साहब इस बार हुकूमत को के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, मफलूज कर सकते हैं हुकूमत को, क्योंकि वो कह रहे हैं अब कोई नहीं रोक सकता इस्लामाबाद आने से? देखिए, हुकूमत के पास रियासत की ताकत होती है और हर हुकूमत रियासत की ताकत की वजह से सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। तो मेरा ख्याल है कोई ग्रोह हो, कोई पार्टी हो, कुछ लोगों का हजूम हो, मेरे ख्याल में वो कभी भी इतनी ताकत नहीं रखता कि वो रियासत की ताकत का मुकाबला कर सके। इस रियासत की ताकत जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये माइनस द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है। उसके बावजूद बहुत ज़्यादा ताकत है उनके पास। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आएंगे और अगर आना चाहते हैं तो क्या और किस सूरत में पाकिस्तान की अफवाज, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान इस मामले में अपने आप को उलझाएंगी? मेरी नज़र में कभी भी नहीं उलझाएंगी, जब तक कि खुदा न खास्ता इस किस्म का इंतशार और इस तरह के मामलात हो जाएं कि मुल्क टूटने के ख़तरात ना हो जाएं। वरना मामला इन दो बड़ी पार्टियों यानी हुकूमत, पीटीआई और अदालतों, इन तीन फ़िरक़ों के बीच में रहेगा और ये आपस में उलझते रहेंगे और लगे रहेंगे, चाहे वो जिस शक्ल में आएँ ना आएँ, जैसे भी आएँ। फ़िलहाल इसके अलावा और कोई इम्कान नहीं है। और अगर ये गिव अप करेगी तो ये हुकूमत खुद अपने तय अपनी मर्ज़ी से गिव अप करेगी, वरना उनके पास इतनी ताकत है कि अपने आप को सस्टेन कर सकती। तो आपको क्या लगता है, इमरान खान साहब गवर्नमेंट से मुज़ाकरात की टेबल पर आ सकते हैं? मार्च होता देख रहे हैं आप, या मार्च होगा ही नहीं? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ना मुझे लगता है कि मुज़ाकरात करेंगे, और ऐसे ही चलेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंतशार की सियासत रहेगी। ये इंतशार की सियासत को रेगुलेट कहाँ तक किया जा सकता है, ये बड़ा एक बुनियादी सवाल है। कौन करेगा, किस तरह से करेगा, किस तरीके से रेगुलेट करके इस इंतशार को, ताकि कुछ ना किसी शक्ल में ये मामला चलता रहे जब तक चल सकता है। जिस दिन गिव अप करना होगा, ये हुकूमत ही खुद गिव अप करेगी, खुद थ्रो इन करेगी टॉवल, ये खुद घबरा के छोड़ेगी, और जब घबरा के छोड़ेगी फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये रोमी साहब, मुज़ाकरात वाली बात पर आप काफ़ी मुस्कुराए थे। जी, नहीं, बिल्कुल मैं चौधरी साहब से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी बदकिस्मती ही इस वक्त ये है हमारी सियासत की कि किसी किस्म का जो मुज़ाकरात का, एक डायलॉग का, एक कंसेंसस बनाने का जो अमल है, उसके आसार मादूम हैं। और यही मैं समझता हूँ कि ये खान साहब को चाहिए इसके बारे में वो सोचें। ये पहले वाली सियासत वो कर चुके हैं, अब शायद वो अपनी सियासत का रुख बदलें, तो हो सकता है उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। मगर मसला ये है कि उनकी अपनी जो तबीयत है और शख्सियत है, और शायद उनके कुछ जो एडवाइज़र्स हैं इस वक्त मौजूदा, वो उनको ये वाला रास्ता नहीं दिखा रहे। वो कह रहे कॉन्फ्रंटेशन करो, ताकि जो मुख्तलिफ अहदाफ उन्होंने मुकर्रर किए हैं अपने मुंतखब और गैर मुंतखब इदारों के अंदर अफराद के खिलाफ, वो हासिल करें। हालात अभी यूं ही लग रहे हैं कि उनकी ये जो तदबीरें हैं ये उल्टी हो रही हैं। ठीक है मीर साहब, आपको क्या लगता है, मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे? मुख्तसर जवाब दीजिएगा प्लीज इमरान खान साहब। मुझे लगता नहीं है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर फौरन आएंगे, लेकिन बिलाखिर वो प्रॉक्सी के जरिए मुज़ाकरात करेंगे, कि जो उनकी आदत है, जो उनके एटीट्यूड रहा है। प्रॉक्सी से मराद अपने लोगों के जरिए करने की कोशिश करेंगे और ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई चारा नहीं है तहरीक इंसाफ की। इमरान को भी अंदाज़ा हो गया अपने साथियों की बातों जो फंस गए। ठीक, सोलंकी साहब, आपको क्या लगता है, लॉन्ग मार्च होगा या इमरान खान साहब मुज़ाकरात की तरफ आ जाएंगे हुकूमत से? कोई इम्कानात? देखिए, जो पसे पर्दा उनके राब्ते तो हैं, हर एक से हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसका कोई बड़ा नतीजा निकलने वाला है। कोई बड़े पैमाने पे कोई लॉन्ग मार्च या इस तरह से अमन अमान का कोई बड़ा मसला पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आकर पुरअमन जलसा करें, बैठ जाएं, पार्लियामान में वापस आ जाएं, ये सारे इम्कानात हैं। लेकिन जो सियासी इंतशार है, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा, वो तब तक चलेगा जब तक इलेक्शन नहीं होता। ठीक है, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, शहजाद चौधरी साहब, सज्जाद मीर साहब, रज़ा रोमी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।